तो लगातार रूस यूक्रेन पे हमला करता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर रूस को कोई देश रोक क्यों नहीं पा रहा है। तो सीधा मेरे साथ जुड़े हैं पीयूष पंत जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सर, सीधा पहला सवाल यही है कि आखिर रूस को कौन रोकेगा और कब रोकेगा? देखिए, रूस का जो एक इरादा है वो इरादा है कि वो यूक्रेन पे कब्जा कर ले वो, और उसने वैसे भी उसके दो टुकड़े वो कर चुका है। 2014 में जो है वो वहां पे एक हिस्से में जो है उसने जो है कब्जा कर लिया वहां पे। अब बाकी हिस्सों पे भी जिसे वो कब्जा करना चाह रहा है, क्योंकि देखिए वो इस समय रूस बहुत ताकतवर है और वो चाहता है कि उसकी ताकत और बढ़े। दूसरा ये है कि चूंकि वहां पे अमेरिका का भी दखल बढ़ रहा है, खासकर जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं, और यहाँ तक कि जो है कि यूक्रेन भी जो है वो नाटो कंट्रीज के साथ और यूरोपीय कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते लगातार बनाता चला जा रहा है। और खासकर अमेरिका भी जो है कि वहां पे जो है दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो है कि वो रूस के प्रभाव को कम किया जा सके। तो ये अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने की का एक लड़ाई है, जिसमें रूस चाहता है एक महाशक्ति बनना, और खासकर वो चाहता है कि उसकी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा ना हो यूरोपीय देशों से, नाटो से, इनसे और अमेरिका से। तो वो इसीलिए बहाने ढूंढ ढूंढ के उसने, देखिए बहाना क्या लिया है, उसने बहाना लिया है कि जो यूक्रेन में जो है जो जो रूसी भाषा बोलते लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहे हैं। वहां के जो प्रमुख है, राष्ट्र के प्रमुख है जेलेंस्की, वो उनकी सरकार वहां पे जो है अत्याचार कर रही है। तो उनको सपोर्ट देने के बहाने एक वहां पे इंसर्जेंसी पैदा करना, वहां पे संकट पैदा करना, सरकार के खिलाफ उन लोग को बढ़ावा देना, और इस तरह से जो है सरकार पे कब्जा कर लेने का ये इरादा पुतिन का है। दरअसल पुतिन जो है कि चूंकि देखिए आप, रूस में बहुत शक्तिशाली है पुतिन। पिछले 2012 से लगातार वो सत्ता में, बल्कि 1999 से ही वो सत्ता में है। कभी राष्ट्रपति बने, कभी जो है कि वो प्रधानमंत्री बने। अब 2012 से लगातार वो जो है सत्ता में है, और उन्होंने तो अपने लिए 23 साल का पट्टा लिखवा लिया है वहां पे। तो और वो एक शक्तिशाली शासक है, और वो चाहते हैं कि रूस को वो स्थिति पहुंच जाए जो सोवियत यूनियन की थी। जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन के टुकड़े करवाए थे 1991 में, उसके बाद कई कई हिस्से हो गए थे सोवियत यूनियन के, जिसमें यूक्रेन एक था, रूस एक था, आपका क्या नाम, उसके अलावा बेलारूस एक था, और भी इस तरह के 4-5, चेचन्या था वहां पे। इस तरह से तमाम हिस्से हो गए थे। तो धीरे धीरे जो है चेचन्या में भी लड़ाई करी रूस ने, उस पर भी कब्जा किया उसने। इस तरह से लगातार उसको अपने विस्तार जो वहां कर रहा है। अब आपने कहा कि साहब कोई रोक नहीं सकता। देखिए, एक तो क्या है कि जो रूस जो है, ये पूरा जो 5 शक्तिशाली देश हैं यूनाइटेड नेशंस में, जो है सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य है, उनमें रूस भी एक है। दूसरा, यूक्रेन जो है वो ना तो नाटो का सदस्य है और न वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है वो। इसलिए कोई भी देश इस तरह से सीधे सीधे उसके समर्थन में सेना लेके आ नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से वहां पे अत्याचार बढ़ रहा है, एक जन समर्थन बढ़ रहा है, यहाँ तक कि यूक्रेन के नागरिक भी अब जो है अपने हाथ में हथियार लेके जो है विरोध कर रहे हैं रूसी सेना का। और तमाम देशों में, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, और दुनिया के दूसरे देशों में हो रहे हैं जो यूक्रेन के पक्ष में। तो ये दबाव बन रहा है। इसीलिए देखिए, अब पुतिन भी थोड़ा सा, बातचीत की बात चल रही है, और अभी बातचीत भी चल रही है बेलारूस के जो बॉर्डर इलाका है यूक्रेन से सटा हुआ जो है वहां पे। लेकिन वहीं पे ये भी खबर आ रही है कि जो है कि रूस की सेना भी जो है लगातार जो है वो आगे बढ़ रही है। तो वो ये दोनों तरीके से जो है वो कदम उठा रहे हैं कि दबाव तो है ही है। जिस तरह से जो है कि अमेरिका ने और यूरोपियन नेशंस ने जो है उस पर जो है आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, उसके बैंकिंग सिस्टम को जो है कि उस पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ी बात है, जो वर्ल्ड ट्रेड का सिस्टम है उससे जो है प्रतिबंधित कर दिया है रूस को। तो रूस का जो विश्व बाजार में जो दूसरी कंट्रीज को जो पेमेंट करने का सिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो गया है उससे। तो दबाव बन रहा है। देखिए, दबाव ही बन सकता है क्योंकि रूस जो है बहुत जिद्दी, इस समय पुतिन बहुत जिद्दी आदमी है, और वो हर कीमत पे जो है वो जो है कि रूस को एक जो है विस्तार दे के एक बड़ा शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, पुतिन को लगता है कि उनके साथ
जो है कि नाइंसाफी हुई है। पूरी दुनिया ने जो है उनको वो महत्व नहीं दिया है जो रूस को मिलना चाहिए था। और अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो जो है ज्यादा जो है ताकत दिखाते हैं और रूस को जो है उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो वो रूस को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश में जो है वो पुतिन जो है लगातार इस तरह की जो है चीजें कर रहे हैं और लगातार जो है कब्जा रहे अपने पड़ोसी देशों पे जो है उन पे जो है कब्जा करके जो है अपना पूरा का पूरा जहां तक सोवियत यूनियन का विस्तार था वहां तक वो उसको ले जाना चाहते हैं। सर ये लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है, भारतीय जितने भी नागरिक वहां मौजूद हैं, क्या ये सक्सेसफुल हो पा रहा है? क्योंकि हमने कुछ वीडियो ऐसी देखी हैं स्टूडेंट्स की जिसमें बाकायदा यूक्रेन के सैनिक ही उन बच्चों को मार रहे हैं। ठीक है, सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, यूक्रेन की जनता को छोड़कर बाकी जितने भी हैं, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे पाकिस्तान के वहां पर आम नागरिक हो, चाहे भारत के हो, सबको परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ऑपरेशन गंगा क्या सक्सेसफुल हो पा रहा है? देखिए, ऑपरेशन गंगा एक तरह से तो की एक राजनीतिक इससे फायदा उठाया जा रहा है। यूपी का चुनाव है तो नाम दे दिया है ऑपरेशन गंगा। गंगा नदी बहती है यूपी में, जो हिमालय से लेके उत्तराखंड से जो है उत्तर प्रदेश में आती है। तो वो एक उसका देखिए, ये जो जहां पे आप राजनीति करने लगते हैं तो आपका जो असली मकसद है वो डिफीट हो जाता है। यही हो रहा है। ऑपरेशन गंगा जो है बहुत स्लो गति से चल रहा है। देखिए, आप जो है एडवाइजरी बहुत पहले ये इशू हुई थी कि वहां पे संकट आने वाला है तो भारत सरकार को तुरंत कदम लेना चाहिए था और वहां से अपने जो स्टूडेंट्स है उनको लाना चाहिए था वापस। लेकिन भारत सरकार सोती रही। यहाँ के विदेश मंत्री जो दूसरे कंट्रीज का दौरा कर रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है ताल ठोक के जो है वो विपक्षी दलों को जो है चुनौती दे रहे थे। तो यहाँ पे वो तवज्जो नहीं दिया गया, इसीलिए देखा आप देखिए डिले हुआ है। लेकिन फिर भी भारत सरकार कोशिश कर रही है। अब 3 मंत्री को रवाना कर रही है जो जाएंगे वहां। चार लोगों की टीम है जो अलग अलग, जो एक पोलैंड में, एक जो है दूसरे देश बगल के देश में जो है बेलारूस में, एक और तीसरे देश में वो जो उससे जुड़े हुए जो देश है, पड़ोसी देश है, वहां जाके रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे। वो तो अब कर रही है। लेकिन ऑपरेशन गंगा मुझे लगता है कि देखिए बहुत स्लो हो रहा है। आज बहुत वीडियो आए, आपने भी देखा होगा, खासकर लखनऊ के जो स्टूडेंट हैं वहां फंसे हुए हैं, उन्होंने देखा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमको मारा पीटा जा रहा है, बड़ी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है उनको वहां से। और ऐसे हालत में भारत सरकार जो है निकाल नहीं पा रही है। मतलब उस त्वरित गति से काम नहीं हुआ है जिस गति से होना चाहिए था। जबकि दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने और जल्दी दिखाई थी और उन्होंने काफी कुछ लोगों को अपने रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन हमारा देश जो है लगातार जो है कि स्लो रहा और यहाँ राजनीति हो रही है। देखिए, जो बीजेपी समर्थक लोग हैं वो लगातार पुराने उदाहरण दे रहे हैं, कैसे हमने वहां से रेस्क्यू कर लिया था, अफगानिस्तान से कर लिया था और वहां से कर लिया था दूसरी जगह से। लेकिन अभी के हालात गंभीर हैं, क्योंकि ये तो देखिए वीडियो जो आ रहा है वो दिखा रहे हैं कि वहां भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं। और जिस तरह से पहले जो था कि एयर इंडिया ने इतना किराया जब बढ़ा दिया था, उसके खिलाफ जो देखिए जो एक वीडियो लड़की का वहां से वायरल हुआ था, वो भाजपा के समर्थक जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूरी तरीके से कि हमारे देश की बदनामी। अरे बदनामी क्या, फंस गए वहां पे बच्चे, उनको आप उसका एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो भारत सरकार क्या कर रही है? तो ये तमाम चीजें हैं। तो जो ऑपरेशन गंगा है वो सही है, होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी गति थोड़ी धीरी है। मैं वही कहना चाहता कि ऑपरेशन गंगा कहीं ना कहीं राजनीति में तूल में उसको समेट दिया है। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये कहना चाहूंगा कि अफवाहें काफी उड़ रही हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या अगर पुतिन परमाणु बम छोड़ देता है यूक्रेन पे, क्या ऐसा हो पाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्या हम तीसरा वर्ल्ड वॉर देखना चाहेंगे हम लोग? देखिए, परमाणु हथियारों का या परमाणु बम का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाता है। ये अभी जो है पुतिन ने एक ये धमकी दी हुई है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो है वहां से जो है जेलेंस्की जो है वो सत्ता छोड़ दे और वो है उस पर जो है वो अपने आदमी को बैठा दे पुतिन। इससे सारे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन वो एक धमकी दी है, डायरेक्ट तो वहां पे बम नहीं गिरा सकते, लेकिन हाँ उन्होंने एक इशारा किया है कि जो वहां का समुद्री इलाका एक है वो वहां पे वो है एक बम गिरा के ये एक धमकी दे सकते हैं, डर दिखा सकते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर बम का छोड़ना इतना आसान नहीं है और अगर हुआ तो निश्चित रूप से दूसरे देश भी आगे आएंगे और फिर खतरा जो है एक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा जो है हमारे सिर पर निश्चित रूप से मंडरा रहा होगा अगर ये कदम उठाया जाता है। लेकिन ये कदम उठाते नहीं है देश, क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही होती है, बर्बादी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उठाएंगे। हाँ, ये
अपनी शक्ति दिखाने के लिए, एक धमकी देने के लिए पुतिन ने इसका इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन भी है कि कहीं उनके उनके हिसाब से चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही है। उनको लगा था कि 2-3 दिन में वो सारा मामला सिमट जाएगा और जो है यूक्रेन जो है वो घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इस तरह की धमकी भी जो है पुतिन दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तीसरा विश्व युद्ध हो पाएगा, क्योंकि देखिए विश्व युद्ध का माने बर्बादी है, और वैसे भी जो है पेंडेमिक पे सारी पूरी दुनिया के देश जो है बर्बाद हुए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एक विश्व युद्ध के लिए लोग तैयार होंगे या लाना चाहेंगे, क्योंकि उससे तो फिर ऐसी तबाही होगी कि उसे उभर पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि देश जो है अंधे होते हैं, वो ये सोचते नहीं कि क्या होगा लोगों का, क्या होगा उनकी अर्थव्यवस्था का। जब जो तानाशाह होता है वो जब निकल जाता है इस रास्ते पे, तो वो निकलता चला जाता है, और पुतिन में वही कुछ दिखाई दे रहा है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इससे भारत पे कितना असर पड़ रहा है इस युद्ध से? देखिए भारत पर निश्चित रूप से बहुत असर पड़ रहा है। इसीलिए देखिए भारत भी बड़ा सोच समझ के स्टैंड ले रहा है। इसीलिए भारत ने जो अपने को एब्सटेन किया, जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था एक यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन पास हो रहा था, उसमें उसने अपने को एब्सटेन किया, क्योंकि रूस के साथ भारत का बहुत बड़ा व्यापार है। खासकर डिफेंस प्रोजेक्ट जो है बहुत है, पाइपलाइन में है, और वो अगर कोई ऐसी लाइन वो लेता है या फिर युद्ध हो जाता है, वो लाइन लेता है, तो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तमाम उसके सौदे जो है वो रद्द हो जाएंगे और उसको काफी नुकसान होगा, क्योंकि काफी बड़ा जो है रक्षा सौदे बहुत ज्यादा हैं जो वो रूस के साथ उसने किए हुए हैं, और उसको चाहिए अपनी सेना को सामानों से सुसज्जित करने के लिए जो है उसको चाहिए वो सामान। तो उसके लिए वो दिक्कत है। दूसरी बात है, अगर इस तरह का विश्व युद्ध होता है या होता है, तो देखिए निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अभी तो चूंकि इलेक्शन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए सरकार ने बढ़ाया नहीं है, लेकिन आप देखिएगा 7 तारीख के बाद, 7 तारीख की रात से ही जो है तेल के दाम बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इसी तरह से सब चीजों पे उसका प्रभाव पड़ेगा, और भारत के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। निश्चित रूप से उसकी भारत की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा, और भारत के रिश्ते जो है, भारत के लिए ये भी मुश्किल होगी किसके साथ रिश्ते बनाए, किसके साथ न बनाए। क्योंकि देखिए अगर रूस सफल होता है और अमेरिका कमजोर दिखाई देता है, तो चीन को भी ये बढ़ावा मिल जाएगा कि भारत को जिस तरह से चीन जो है थ्रेट देता रहता है, उसको लगेगा कि जो है कि जैसे रूस ने कर लिया मैं भी कर लूंगा, तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो भारत के लिए सुरक्षा को लेकर भी चिंता का विषय है, और अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता का विषय है। दूसरा, जो सामरिक महत्व के जो उसने सौदे किए हुए हैं रूस के साथ, उनके भी पोस्टपोन हो जाने या कैंसिल हो जाने का भी एक खतरा इसमें दिखाई देता है। इसलिए भारत बड़ा सोच समझ के फूक फूक के कदम ले रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें जानकारी देने के लिए। और ये पीयूष जी थे हमारे साथ, उन्होंने बाकी बताया कि जो युद्ध चल रहा है इससे भारत को कितना नुकसान होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमें। और भी अपडेट्स के लिए बने रहें, और हम इसके साथ धन्यवाद।